एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। हमने अभी तक सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर किए। अच्छा, कल से मैं 5 से पहले आ जाऊंगा, ठीक है? आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कल से बस थोड़ा सा जल्दी। दूसरे ग्रुप में लिंक भेज दें अली भाई। दूसरे ग्रुप में लिंक भेज दें। आदि अब बातें नहीं करनी, ठीक है? Recording in progress. बेटा ये इमोजीज वगैरह कोई बच्चा नहीं बनाएगा, ठीक है ना? बस कोई मैसेज करना है तो करो, इमोजीज नहीं बनाने। अब्दुल्ला तू मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो जो कल वाला क्वेश्चन था। स्क्रीन हो गई शेयर और करते हैं शुरू। हम कह रहे हैं जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। अभी तक हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर किए हैं, अब उसके आगे सारा कुछ रहता है। तो आज की पहली हेडिंग लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ एरर्स। अब्दुल्ला क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें बहुत डिटेल में रिप्लाई करूंगा, ठीक है? एरर्स एंड, बच्चों बच्चों बच्चों, बोर्ड पे फोकस करो। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज लिख दिया। अब इसमें पहली बात लिखो, लिखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ एरर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में एरर्स कितनी टाइप्स के होते हैं? अच्छा, हमारे सिलेबस में एरर का ओरिजिन होगा या एरर का बिहेवियर होगा? ओरिजिन और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे पूछा जाए? एरर का ओरिजिन, एरर का बिहेवियर। ओरिजिन का मतलब है एरर कौन कॉज कर रहा है, बिहेवियर का मतलब है एरर डेटा को कैसे अफेक्ट कर रहा है। हमारे सिलेबस में एरर का बिहेवियर है, ओरिजिन नहीं है, ठीक? तो हमारी जो क्लासिफिकेशन है, लिखें एरर्स आर क्लासिफाइड, errors are classified as systematic or random errors। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन में आपने इनका ओरिजिन नहीं बताना, इनका बिहेवियर बताना है। तो यहां पे आप लिखें रैंडम, रैंडम एरर, और साथ ही आप लिखें सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, जब मैंने कुछ स्कूलों में टेस्ट दिया तो बच्चों ने सिस्टमैटिक, एक उसका डला हुआ है अपना। जी बेटा आप क्या कह रहे हैं? अली भाई थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, कोई आउटसाइडर ना हो। आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, ये बस ख्याल करिएगा। मुझे A2 की क्लास में कल कुछ गालियां पड़ चुकी हैं, तो बस वो फिर अली भाई ख्याल करना है। कल वाले जख्म अभी बाकी है। सिस्टमैटिक एरर, इसका आप लिखें कि अच्छा, कुछ बच्चों ने सिस्टमैटिक एरर का लिखा था इट इज एरर कॉज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सिस्टमैटिक एरर ह्यूमन की वजह से हो सकता है? क्या सिस्टमैटिक एरर ह्यूमन की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता? अब्बास इज सेइंग यस, व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? यस अब्बास, systematic error can be caused by the instrument, by the human or by the conditions. For example, समझिए ये बात, systematic error can be caused by the human, by the conditions, by the instrument, any cause could be there. For example, अगर एक इंसान जो है उसका उसका एक पैर काम ही नहीं करता, तो वो स्लो वॉक करेगा। उसके स्लो वॉक करने की वजह से जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा, पैरेलैक्स एरर। Parallax error can be systematic or it can be random. So if you are taking a wrong reading and you are taking by same method, तो it will be a systematic error. अगर आप wrong method से reading ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Systematic हो जाएगा। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर का फर्क लें, टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है आपने 25 पे, और उसकी जगह आप रीडिंग्स ले रहे हैं 30 पे, तो वो भी कौन सा एरर होगा? सिस्टमैटिक।
तो सिस्टमेटिक एरर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता, वो ह्यूमन से भी हो सकता है, कंडीशन से भी हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन लिखो जब तक मेरा टैब ऑन होगा। लिखो कि सिस्टमेटिक एरर इज एन एरर, systematic error is an error of constant magnitude, of constant magnitude, is an error of constant magnitude that affects all the readings, that affects all the readings equally, that affects all the readings equally, and hence it shifts the average of the data, and hence it shifts the average of the data away from the actual value, away from the actual value, away from the actual value. हादी सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन एक बार रीड करो क्विकली, हादी रीड करो। Systematic error is an error of constant magnitude that Hmm. affects all the readings equally and Hmm. it shifts the average of the data away from the हाँ, अब मुझे ये बताओ, इस पूरी डेफिनेशन में मैंने ये कहा है कि दिस इज द एरर कॉज्ड बाय द कंडीशंस, बाय द ह्यूमन, बाय द फलां चीज। आपने डेफिनेशन में ये नहीं लिखना, ठीक, आपने उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो मैं भी डेफिनेशन लिख लेता हूं क्योंकि मेरा टैब हो गया ऑन। तो डेफिनेशन हमने ये लिखी है, मैं लिखता हूं, आप एक बार देख लें। एन एरर ऑफ कांस्टेंट, एन एरर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा एरर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कांस्टेंट, that will affect all the readings, that will affect all the readings equally, और ये एवरेज को शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? it will shift the average, it will shift the average away from actual value। ठीक, ये हमने सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन कर दिया। आप यूं समझ लें, कोई भी एरर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी और एवरेज को शिफ्ट करेगा वो होगा सिस्टमैटिक। रैंडम एरर की डेफिनेशन, क्या रैंडम एरर की डेफिनेशन में हम कॉज बताएंगे? द आंसर इज नो। रैंडम एरर, एन एरर that causes fluctuations अप एंड डाउन, कुछ वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट करेगा, कुछ को नीचे, फ्लक्चुएशंस कॉज करेगा। एन एरर दैट कॉजेज फ्लक्चुएशंस एंड has no effect on the average of readings। ये है जी रैंडम एरर की डेफिनेशन। जो एरर फ्लक्चुएशंस कॉज करेगा वो कौन सा एरर होगा? रैंडम एरर। लिख दी बात? अच्छा, अब पहले तो आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम या सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस। तो लिखें रैंडम और सिस्टमैटिक। मैं आपको एरर बताऊंगा, आप बताएंगे रैंडम और सिस्टमैटिक। रैंडम और सिस्टमैटिक। नंबर 1, जीरो एरर। अब मुझे आप ये बताएं कि जीरो एरर होता क्या है। अगर आपका स्केल या इंस्ट्रूमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो हर एक रीडिंग को इक्वली चेंज कर देगा, इक्वली चेंज करेगा। सिस्टमैटिक या रैंडम? इक्वली चेंज। कहां से पता चल रहा है? इक्वल चेंज। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहे सिंस इट इज इन द इंस्ट्रूमेंट सो इट इज सिस्टमैटिक, तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप कहेंगे इक्वली इफेक्ट करता है दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक, तो नंबर मिलेंगे। समझ आइए बात ना? तो आपने ओरिजिन नहीं बताना, बिहेवियर बताना है। तो जीरो एरर का हम लिखेंगे सिस्टमैटिक, और रीजन भी साथ लिखेंगे ना कि रैंडम क्यों नहीं।
तो जीरो एरर इज सिस्टेमैटिक, और इसकी रीजन लिखेंगे ना, सिंस इट affects all the readings differently या equally, readings equally. नंबर 2 लिखो, कैलिब्रेशन एरर. कोई बच्चा मुझे बताएगा कैलिब्रेशन एरर क्या होता है? नहीं, होता क्या है? सिस्टेमैटिक रैंडम तो बाद में, होता क्या है? कैलिब्रेशन एरर बेसिकली क्या होता है? कैलिब्रेशन एरर बेसिकली क्या होता है? अगर आप किसी स्केल के डिवीजन ठीक तरह से ना लगाओ, छोटे बड़े डिवीजन, फॉर एग्जांपल आपका जो स्केल है उसके डिवीजन ही इनकरेक्ट हैं. अगर स्केल के डिवीजन इनकरेक्ट हैं तो इट विल बी सिस्टेमैटिक और रैंडम. इट विल बी सिस्टेमैटिक. क्यों? क्योंकि वो डिविजन्स सब रीडिंग्स को इक्वली अफेक्ट करेंगी. इस तरह तो नहीं है ना कि एक बार डिफरेंट इफेक्ट, एक बार डिफरेंट इफेक्ट. हर बार इफेक्ट क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, सेम होगा. बेटा थोड़ा सा वेट कर लो. हाँ, जब इंस्ट्रूमेंट सही कैलिब्रेटेड नहीं होता, डिविजन्स आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो कैलिब्रेशन एरर होता है व्हेन डिविजन्स आर इनकरेक्ट. आसान जबान में तो सिस्टेमैटिक या रैंडम, क्या ख्याल है? इट इज सिस्टेमैटिक, क्योंकि ये सब रीडिंग्स को इक्वली इफेक्ट करेगा. अच्छा, मुझे जीरो एरर और कैलिब्रेशन एरर की एक एक एग्जांपल बताओ. जीरो एरर और सिस्टेमैटिक एरर की एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. अ स्टॉप वॉच लिखना है साथ. अ स्टॉप वॉच इज मेड on when the reading was not 0 but it was 2 सेकेंड. आपने स्टॉप वॉच को जब ऑन किया तो उस पर 2 सेकेंड पहले से था. तो बताएं कौन सा एरर, कैलिब्रेशन या जीरो एरर? जीरो एरर. तो वो क्या करेगी? वो टाइम को 2 ज्यादा रीड करेगी. ठीक है ना? तो अगर 2 सेकेंड उस पर ऑलरेडी था और आपने उसको ऑन कर दिया, दिस एरर इज जीरो एरर. एंड जीरो एरर इज सिस्टेमैटिक. किसी चीज को जीरो ना करना, जीरो से स्टार्ट ना करना. ठीक. अच्छा, अब लिखें कि a stopwatch was not. अब यहां पे थोड़ा सा मसला हो जाएगा, अच्छी तरह से देखना है. was not started from 0 but was started from a different value every time. ये अब बहुत बड़ा मसला हो गया. अब मैं मसला बताता हूं क्या हो गया. है तो ये जीरो एरर, लेकिन ये सिस्टेमैटिक नहीं है. पढ़ो जरा बेटा, ये अच्छी तरह पढ़ो जरा. ये पढ़ो बच्चों, ये एरर है कौन सा? जीरो एरर है या नहीं है? बेटा आपका नाम क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये जीरो एरर है या नहीं है? पढ़ के बताओ. अ स्टॉप वॉच वॉज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो बट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट वैल्यू एवरी टाइम. तो जीरो एरर है बेटा, है तो जीरो एरर, लेकिन सिस्टेमैटिक या रैंडम? रैंडम. अब समझिए बात, है इंस्ट्रूमेंट का एरर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब वो फ्लक्चुएट करेगा. करेगा या नहीं करेगा? सो समटाइम्स अ सिस्टेमैटिक एरर कैन बिकम रैंडम लाइक दिस. ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि है तो जीरो एरर. जीरो एरर दैट इज. अच्छा, जब हम जनरली जीरो एरर की बात करते हैं तो इट्स द फर्स्ट वन और द सेकंड वन. विच वन इज द जनरल केस, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? द फर्स्ट वन. ठीक है ना, हम फर्स्ट वन इज्यूम करते हैं, इसलिए कहते हैं सिस्टेमैटिक. अच्छा, जीरो एरर दैट इज नॉट सिस्टेमैटिक बट रैंडम.
ये एक ऐसा जीरो एरर है जो क्या हो गया, रैंडम हो गया। बात क्लियर? अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन के इसी की अगली एग्जांपल पे। अ स्टॉप वॉच a stopwatch is running a stopwatch is running fast and it reads 0.9 second for an actual time of 1 second। ये बात जरा समझो। यानी कि जब असल दुनिया में 1 सेकेंड चलता है, रियल वर्ल्ड में 1 सेकेंड चलता है, स्टॉप वॉच उसको 0.9 सेकेंड बताती है। कौन सा एरर है? एरर का नाम बताओ। एरर कौन सा है? पैरेलैक्स एरर, जीरो एरर, कौन सा एरर? कैलिब्रेशन एरर। दिस इज कैलिब्रेशन एरर विच इज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ये कौन सा एरर है? दिस इज कैलिब्रेशन एरर। क्यों? 1 सेकेंड इज रेड टू बी 0.9 सेकेंड। 2 को कितना रीड करेगा? 2 को रीड करेगा 1.8, 3 को रीड करेगा 2.7। अब एक मसला हो गया, मसला सुनो बच्चों सामने, बच्चों सामने एक मसला हो गया, मसला सुनो। 1 सेकेंड में एरर कितना होगा? 0.1। 2 सेकेंड में एरर कितना होगा? 2 सेकेंड में एरर पूछ रहा हूं, एरर 2 सेकेंड में एरर कितना होगा? 0.2। 3 सेकेंड में एरर 3। 4 सेकेंड में एरर, ये तो एरर चेंज हो रहा है। तो सिस्टमैटिक या रैंडम? हाँ, ये सिस्टमैटिक है। मैं बताता हूं क्यों। अगर आप वही रीडिंग दोबारा दोबारा लेते हैं तब चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इससे 1 सेकेंड दोबारा दोबारा रीड करते हैं तो ये 1 सेकेंड को हर बार रीड करेगा 0.9 सेकेंड। अगर वैल्यू को चेंज करने से एरर चेंज हो रहा है तो वो रैंडम नहीं होता। अगर उसी वैल्यू में एरर चेंज हो रहा है फिर रैंडम होता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप उसी सेम वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं और एरर क्या रहता है, सेम रहता है, तो फिर वो क्या होगा, सिस्टमैटिक। अगर आप सेम वैल्यू को रिपीट करते हैं और एरर चेंज होता रहता है फिर क्या होगा, रैंडम। अगर आप वैल्यू ही चेंज कर देते हैं फिर उस पर कमेंट नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? ये मैं लिखवा दूंगा आपको। अ स्टॉप वॉच इज रनिंग फास्ट एंड इट रीड 0.9 सेकेंड फॉर एन एक्चुअल टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो कौन सा एरर है? ये है कैलिब्रेशन एरर। लेकिन एक मसला आ रहा है ना यहां पे, वो मसला भी देख लेते हैं। ये हादी ने सही बताया। लिखो एक्चुअल टाइम, थोड़ा सा तेज। एक्चुअल टाइम रीडिंग, और ये हो गया जी एरर। एक्चुअल टाइम रीडिंग और एरर। अच्छा, अब एक्चुअल टाइम हो गया आपके पास, फर्ज करें अगर 1 सेकेंड, तो रीडिंग कितना आ रही है? 0.9 सेकेंड। तो एरर होता है रीडिंग माइनस एक्चुअल। ये बात याद रखना, अगर एक रीडिंग का एरर निकालना है क्या होता है वो? रीडिंग माइनस एक्चुअल। तो 0.9 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना हो गया? negative 0.1 second. An error of negative 0.1 second shows that the reading is 0.1 second less. अगर एक्चुअल टाइम है 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड को ये स्टॉप वॉच क्या रीड करेगी? 1.8 सेकेंड। एरर क्या हो गया? negative 0.2 सेकेंड। अच्छा, अब अगर आप ये कहें ना कि एरर चेंज हो गया, तो मैं कहूंगा नहीं हुआ चेंज। एरर पर सेकेंड उतना ही है। समझ आ रही है बात? आपने ये नहीं देखना कि ओवरऑल एरर कितना है, आपने क्या देखना है, एरर पर सेकेंड। या परसेंटेज कर लो, परसेंटेज इज अनचेंज्ड। तो जो डिसीजन होता है ना सिस्टमैटिक या रैंडम का, वो परसेंटेज पे होता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं होता। तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें, दोनों में सेम है। समझ आ रही है बात? 1 के ऊपर 0.1, 2 के ऊपर 0.2, यू आर गेटिंग सेम परसेंटेज। 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा? और दूसरी बात, ये प्रिडिक्टेबल है। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, यू विल गेट सेम एरर्स अगेन एंड अगेन। अगर आप ये सारी रीडिंग्स दोबारा रिपीट करेंगे तो आपके एरर उसी तरह रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक? तो 2.7 सर क्या? ये रीडिंग कम क्यों होती जा रही है? बेटा कॉमन सेंस यूज करो। हर 1 सेकेंड को वो रीड करता है 0.9 सेकेंड। तो आप मुझे ये बताओ, अगर 1 को रीड करता है 0.9,
तो हर एक 1 सेकेंड 0.9 सेकेंड, तो पहली बार वो क्या रीड करेगा 0.9 सेकेंड, दूसरी बार वो 2 बार 0.9 रीड करेगा ना, 2 सेकेंड है, उसने तो हर एक सेकेंड को 0.9 रीड करना है, तो क्या हो गया फिर 1.8 सेकेंड, तीसरी बार 3 सेकेंड है ना, तो हर बार वो क्या रीड करेगा 0.9 0.9 0.9, तो क्या हो गया 2.7, 7। नेगेटिव 0.3 सेकेंड। हाँ जी, सिस्टमैटिक या रैंडम, इसके सिस्टमैटिक होने की एग्जांपल क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, और रीजन भी लिखेंगे ना। सिंस सिंपल रूल, अगर हम वही रीडिंग बार बार रिपीट करते हैं, वही सेम रीडिंग, अगर आप 2 सेकेंड को बार बार रिपीट करते हैं तो हर बार एरर सेम रहेगा। सिस्टमैटिक एरर सिंस इफ सेम रीडिंग, since if same reading is repeated again and again, इसका मतलब है 2 सेकेंड को बार बार रिपीट करो, 2 3 4 नहीं, उसी 2 सेकेंड को दोबारा दोबारा रिपीट करो, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन द एरर चेंज हो गया या सेम रहेगा, देन द एरर विल रिमेन सेम। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन जिसका आपने फटाफट आंसर करना है। आपने ओ लेवल में माइक्रोमीटर पढ़ा हुआ है ना, लिखो अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, a micrometer screw gauge has a zero error such that when its jaws are closed, reading jaws लिखो या स्टड, और वो जो स्केल होता है वो लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। when it is closed भी लिख सकते हैं। when it is closed, reading should be zero ना, reading is not zero, but it is different, but it is different every time। अब हर बार जब उसको क्लोज करते हैं तो रीडिंग हर बार डिफरेंट होती है। इज इट अ सिस्टमैटिक एरर और अ रैंडम एरर? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, सिस्टमैटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो गया ना, जो अनप्रेडिक्टेबल हो जाए वो रैंडम होता है। सो क्या एरर होगा फिर? रैंडम एरर। और उसकी रीजन ये है कि रैंडम एरर एज इट इज प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, it is unpredictable in repeated ये तो इंस्ट्रूमेंट में इशू नहीं है। तो मैंने शुरू में बता दिया है बेटा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर रैंडम एरर हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं पहले ही बता चुका हूं। एरर का ओरिजिन उसका रैंडम या सिस्टमैटिक डिसाइड नहीं करता, ठीक है, ये मैंने शुरू में बता दिया था। बिहेवियर, एरर का क्या देखते हैं? बिहेवियर। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में जीरो एरर को एज अ रैंडम एरर यूज किया हुआ है। जैसे मैं एक पास पेपर का, अगर मेरे पास वर्कशीट है तो मुझे देखने दो, अगर है तो मैं एक क्वेश्चन आपको फौरन ही दिखा देता हूं, जिसमें जो है, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, मेरे पास कोई वर्कशीट निकला है तो मैं निकाल दूँ वो। एक क्वेश्चन है जिसमें उसने जो है रैंडम एरर को यूज किया हुआ है एज अ, हाँ ये रहा क्वेश्चन, भी एक्सीडेंटली वही खुला है शायद, मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा रीड करो, मैं क्विकली रीड करता हूँ। अ स्टूडेंट यूजेस अ डिजिटल एमीटर टू मेजर अ करंट, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज फाउंड टू फ्लक्चुएट बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, रीडिंग का जो फ्लक्चुएशन है वो कौन कॉज कर रहा है? ये एरर इंस्ट्रूमेंट में है या नहीं है? क्या ख्याल है? मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, रीडिंग का जो फ्लक्चुएशन है वो इंस्ट्रूमेंट का
इंटरनल फॉल्ट है या नहीं है। तो एरर क्या होगा, रैंडम या सिस्टमैटिक? रैंडम। समझ आ गई बात? अच्छा अगली बात, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एमीटर स्टेट्स दैट एनी रीडिंग हैज अ सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी ऑफ ±1%। अब जब प्लस माइनस आ गया तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा। अच्छा एक और बात, एक जगह पे जीरो एरर को लिखा हुआ है प्लस माइनस, वो मैं क्वेश्चन जरा निकालता हूं। हाँ ये क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये जो मैं अंडरलाइन करूंगा ये आपने पढ़ना है। ये स्टेटमेंट पढ़ो जरा, विद अ जीरो एरर ऑफ प्लस माइनस आ रहे हैं ना, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का एरर रैंडम हो सकता है। ठीक, क्लियर ये बात? अच्छा अब आगे चलते हैं। तो एरर का ओरिजिन जो है वो आपने नहीं देखना, आपने बिहेवियर देखना है। क्या देखना है बेटा आपने? बिहेवियर, ओरिजिन पे नहीं जाना। रैंडम एरर एज इट इज अनप्रेडिक्टेबल इन रिपीटेड रीडिंग्स। बात क्लियर? डिसीजन बिहेवियर पे होगा, ओरिजिन पे नहीं होगा। कॉपीड? अच्छा अब आगे चलो, हेडिंग दो एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू होती है, क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू होती है जो वैल्यू बहुत सारे साइंटिस्ट ने अगेन एंड अगेन कैलकुलेट करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्चुअल वैल्यू को हम यूं कह सकते हैं कि इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ a quantity achieved from the best possible, from the best possible resources। और एक बात यह है कि ये वैल्यू होगी जो आप किससे अचीव करेंगे, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, या फिर एक और वे भी हो सकता है, और एटलीस्ट, और एटलीस्ट इट इज, or at least it is better than the value you are going to achieve, you are going to achieve in your experiment, in your experiment। थोड़ा और आसान कर लेते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं एंड यू बिलीव कि आपकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। समझ आ गई बात? कोई भी वैल्यू जिसके मुतालिक आप किसी भी वजह से बिलीव करते हैं कि वो आपकी वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट होगी। बात क्लियर? अच्छा उसका रिसोर्स बेटर हो सकता है, सोर्सेज बेटर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बेटर हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू। अब लिखो एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल वैल्यूज जल्दी से। एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, सबसे कॉमन एग्जांपल, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो अगर हम ये कहें तो ओ लेवल का कोई भी बच्चा एकदम से कहेगा 9.8, और अगर उससे पूछा जाए क्यों तो वो कहेगा एग्जामिनर ने कहा हो। अगर उससे पूछें क्यों तो वो क्या कहेगा, एग्जामिनर ने कहा हुआ है। और अगर एग्जामिनर से पूछें क्यों तो वो कहेगा लिटरेचर या बुक या साइंटिस्ट ने कहा हुआ है। और अगर उनसे पूछें क्यों तो वो ये कहेंगे कि जब बहुत दफा एक्सपेरिमेंट किया है तो दिस इज द एवरेज ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स। बात समझ आ गई? सो जी की वैल्यू जो 9.8 है, मतलब जिस वैल्यू को हम एक्यूरेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पे आ जाओ, लिखो। अब ये 9.8 क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू। 9.8 क्या होगी बेटा, एक्चुअल वैल्यू। क्या एक्चुअल वैल्यू इनएक्यूरेट हो सकती है? अच्छा बात तो ये भी हो सकती है कि क्या ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक्चुअल वैल्यू इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जो भी कैलकुलेट करेंगे वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो क्या एक्चुअल वैल्यू 100% एक्यूरेट होगी या इट इज जस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू? तो एक्चुअल वैल्यू का लिख लो कि एक्चुअल वैल्यू, मेरे साथ ही लिख लो, actual value cannot be claimed, actual value cannot be claimed to be 100% accurate।
You cannot claim that. Even the scientist cannot claim that. तो we are never saying कि वो बिल्कुल perfect value है, ठीक? However, it is the best possible value. It is the most accurate कह सकते हैं, most accurate कह सकते हैं, best possible value. तो MCQs में अगर क्वेश्चन आ जाए कि an actual value cannot have an error, तो take ये across. An actual value cannot have an error, उस पे क्रॉस लगेगा. एक्चुअल वैल्यू में भी एरर हो सकता है. क्या आप एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? मे बी यू कैलकुलेट दैट, बट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट नहीं होगी. समझ आ रही है बात? एक्चुअल वैल्यू अगर आपकी वैल्यू से लेस एक्यूरेट भी है तो भी साइंटिफिकली वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगी. डन. नंबर 2 पे आ जाए. चार्ज ऑफ value of charge on an electron. So you're performing an experiment to find charge on an electron. इस experiment में actual value क्या होगी? और actual value को हम as a reference use करते हैं कि आपका experiment कितना अच्छा था, उसके आप कितना close जा रहे हैं. तो actual value of charge on an electron क्या होगी? Is equal to -1.6 into 10 power minus 19 coulombs. It is actual because it is 100% accurate, or it is actual because it is believed to be true. It is true or believed to be true? Believed to be true. So this is believed to be the most accurate, not 100% accurate. ठीक हो गया. अच्छा, नंबर 3 पे आ जाएं. An experiment is performed. An experiment is performed to find the mass of a weight used in the lab, which is labeled to be 100 ग्राम. आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका आप मैस फाइंड कर रहे हैं एक वेट का, और उस पर लेबल किया हुआ है 100 ग्राम. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? तो एक बात याद रखो, आप लैब में जाके जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप किसी एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसके बोतल पे जो लेबल वैल्यू है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू. समझ आ गई बात? सो जो जिस लैब वाले बंदे ने उसको प्रिपेयर किया है, आपका एक्सपेरिमेंट उससे ज्यादा एक्यूरेट एक्सेप्ट नहीं होगा. हो सकता है एक्यूरेट. अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि आपका एक्सपेरिमेंट उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. अगर आपका एक्सपेरिमेंट उससे ज्यादा एक्यूरेट होगा भी तो एक्सेप्ट नहीं होगा. मे बी अगर उसने कंसंट्रेशन 10 लिखी हुई है और आप 12 फाइंड करते हैं और असल कंसंट्रेशन 12 ही थी, तो एक्सेप्ट क्या करेंगे? 10 या 12? एक्सेप्ट लेबल करेंगे. लेबल वैल्यू अगर इनकरेक्ट भी हो तो वो आपकी वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट एक्सेप्ट की जाएगी. बात क्लियर? समझ आइए बात? तो क्या एक्चुअल वैल्यू आपकी रीडिंग से लेस एक्यूरेट हो सकती है? क्या एक्चुअल वैल्यू आपकी रीडिंग से लेस एक्यूरेट हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है. क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा लेस एक्यूरेट? एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. समझ आ गई बात? सो हमारी जो एक्सेप्टेंस है और जो रियलिटी है वो दो अलग चीजें चल सकती हैं. तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 100 ग्राम. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो. अगर आपको एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी पता है तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इफ द एक्चुअल वैल्यू, क्वेश्चन समझ आ गया? इफ द एक्चुअल वैल्यू, क्वेश्चन लॉजिकल है ये वाला. एक्चुअल वैल्यू पहले से पता है तो एक्सपेरिमेंट कर ही क्यों रहे? इफ द एक्चुअल वैल्यू इज ऑलरेडी देयर, if the actual value is
already there, then why are we performing experiment? हादी बताओ, एक चीज आपको पहले से पता है, तो आपके पास टाइम ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन आ गया समझ? देखो एक चीज है, उसका मैस है 100 ग्राम, और आप कह रहे हैं कि 100 ग्राम इज द एक्चुअल वैल्यू, इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। अगर मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? तो बताओ आंसर। नहीं, आप बताएं बेटा आप। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी को चेक करते हैं वो कलर ब्लाइंड है या नहीं है, तो हमें पहले से पता होता है कि ये रेड कलर है। हम उससे पूछते हैं बताओ कौन सा कलर है। मैं रिपीट करता हूं, हमें एक बंदे पे डाउट है कि वो कलर ब्लाइंड है, हमें कलर्स का पहले से पता है, स्टिल हम उससे पूछ रहे हैं, क्यों? तो हम कलर चेक कर रहे हैं या बंदा चेक कर रहे हैं? बंदा चेक कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे सोचो, हम मैथ्स को चेक नहीं कर रहे, हम इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अगर हमें एक वैल्यू पहले से पता है और हम उसकी वैल्यू दोबारा फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे, हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं। आंसर समझ आ गया? सो वी आर कैलिब्रेटिंग द मेथड एंड द इंस्ट्रूमेंट। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जी की वैल्यू 9.8 हमें ऑलरेडी पता है, तो हम दोबारा क्यों फाइंड आउट करते हैं? सो दैट जो हमने नया इंस्ट्रूमेंट डिवेल्प किया है, नया मेथड डिवेल्प किया, उसको अर्थ पे कैलिब्रेट करके नए प्लेनेट पे यूज करें, सो दैट हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पहले से पता हो, सो दैट जब हम उसको नई सिचुएशन में यूज करें तो वहां पे हम उस एक्यूरेसी को यूज कर सकें। 100 ग्राम पे जितना एरर मिलेगा, एक नए वाले मैथ पे भी उतना ही एरर मिलेगा। सो बेसिकली वी आर कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। समझ आ गई बात? अच्छा अब इसका आंसर लिखो, लिखो कि वी परफॉर्म, जब एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी पता होती है तो एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करते हैं? वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, we perform the experiment to calibrate। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होगा या मेथड भी कैलिब्रेट हो जाएगा? मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट, द होल एक्सपेरिमेंट। we perform the experiment to calibrate the instrument and method। तो सिस्टमैटिक एरर आपके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करता है। क्लियर यहां तक? डन? टाइम होगा आई थिंक अभी, मेरा ख्याल है कि होगा। क्या टाइम है? 2 मिनट है। चले ये वाली बात समझ आ गई, यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अली भाई, अली भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा हमने ना बेटा, हमने मिड टर्म से पहले जो मिड टर्म का सिलेबस है वो खत्म करना होगा। मिड टर्म से पहले इस एकेडमी में वो किस तरह करें? करेंगे, वो मैं स्कीम बताऊंगा, कर लेंगे। आपका जो मिड टर्म है ना, उसका सिलेबस एकेडमी में मिड टर्म से पहले खत्म करते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी, महीने के अंदर करेंगे, कर लेंगे। हो गया तो फीस डबल। चले एक काम करते हैं, ना हुआ तो फीस ऑफ तुम्हारे लिए, हो गया तो फीस डबल। लगाओ बेट, मैं करा लूंगा। सिस्टमैटिक है, कांस्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का क्या है? क्या चीज? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से क्या? इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोबारा करोगे तो एरर उतना ही रहेगा। जैसे फर्स्ट करो, हाँ, अगर वो चेंज हो गया फिर वो सिस्टमैटिक नहीं है, फिर वो रैंडम है। तुम्हें आज मैं कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं जरा अपने बैग में देख लूं, वरना तुम्हें गाड़ी में से निकलवा देते हैं। अली भाई यार, एक वर्कशीट है बेस यूनिट्स की, लेकिन अब मसला ये है वर्कशीट्स है बहुत सारी, तो ढूंढेंगे कैसे? या तो तुम लोग अगर चाहने लगी हो तो अली भाई को मैं चाबी देता हूँ, तुम लोग खुद देख लोगी, बहुत सारी अगर वर्कशीट्स पड़ी हैं। कल ले आऊंगा, फिर टेंशन ना लो ना। वैसे इस डब्बे में बहुत सारी वर्कशीट्स है, इसमें बेस यूनिट्स की भी होगी, लेकिन मसला ये है कि इस डब्बे में भी बहुत सारी हैं, तो कल से पहले से निकाल के रख दूंगा। ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक है?
जी जी अभी मैं चला गया था। नहीं, कोई बात नहीं। 3 क्लास में मेरी थी। हाँ, ये वैसे ओ लेवल की क्लास है। मैं क्या करूं, ठंड है बाहर से। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास के पास, क्लास के आखिर में बैठ जाए, आगे बैठेंगे थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ लास्ट मंथ। तो मतलब मैं 5 मतलब प्रैक्टिकल में आऊंगी। बुक भेजेंगे वहाँ पे भी तक नहीं भेज मैं आज भेज, मुझे एक रिमाइंडर दे दें, ठीक है। अली भाई ग्रुप में लिंक भेज दें। अच्छा, आज करेंगे वेक्टर्स के पास पेपर्स। अली भाई, अली भाई आगे आ जाए। मेरा ना डब्बे तक हाथ नहीं पहुंच रहा ना, इसलिए आपको बुला रहा हूँ। ये देखें, ये मेरा डब्बे तक आ जाए। ये डब्बे में से जो ऊपर वाली वर्कशीट है ये निकाल के दे लें, बस ये वाली। ये जो वर्कशीट है इसके करते हैं हम क्वेश्चंस। तो ये बच्चों को आप बांटें, और मुझे तो इसमें जरूरत नहीं, मैं टैब पे निकाल दूंगा, आप एक एक देते जाएं सबको। ओके अरीज, टेक केयर। हमने कल से शुरू की हुई थी ना ये वाली, है ना? हम थे बच्चों, हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। अच्छा, नहीं, असिस्टेंट टीचर तो आप ही होते हैं ना? अच्छा, किसी और को बना दिया, चलें, अल्लाह की मर्जी। शुरू करते हैं बच्चों। सर ग्रुप में अगर आप लिंक भेज दें, भेज दिए। ये वर्कशीट्स देते जाए ना इनको। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो बच्चों। और मेरा फोटोकॉपियर जो है उसने आज मुझे धोखा दे दिया। मैंने कोई 4 वर्कशीट्स देनी थी आपको, उसने सिर्फ एक भेजी है, बाकी 3 फिर कल।